हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। करंट अफेयर्स का नया सेशन ये मार्च 2022 का सेशन है। अब आप ये देख पा रहे हो कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मतलब ये बायलिंगुअल वाला, प्राइमरीली हिंदी वाला सेशन है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश का सेशन देखने आए हैं तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम वाले सेशन पे चले जाइए। That English medium session is actually there in the playlist, which is recorded primarily for those students who are not able to understand Hindi well. अब ये सेशन हिंदी में होने वाला है तो मैं क्वेश्चंस हर बार की तरह बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके लाती हूँ, आप जानते हो। तो आप प्लीज एक काम करना, इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि लाइक का बटन दबाओगे आई विल गेट मोटिवेटेड। आपको मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोज और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती रहूंगी। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपेटिटिव एग्जाम की, और चैनल को अगर अभी तक विद्या गुरु के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन आएगा उससे प्रेस करिए। इससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचेंगे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूं, आप फोकस्ड हो जाना, बस एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार यही बात बोल रही हूं। आप पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बनने का कारण खुद जान जाओगे। आप पहले हेडिंग पढ़ो। हेडिंग है अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। जब आपने अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस का हेडिंग पढ़ा, आपने एक महिला की तस्वीर वहां देखी जो सेबी की चेयरपर्सन बनी। अब सेबी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को चेयरपर्सन बनाया गया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर उसका चेयरमैन कोई महिला चेयरपर्सन बन जाए, उसकी क्वेश्चन जानने वाला है, और पहली बार ऐसा हुआ है तो और जानने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? न्यू सेबी चेयरपर्सन, हमने कहा माधवी पुरी, ये रही माधवी पुरी, और मैंने क्या कहा? फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ही इतना इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आगे आने वाला उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। एक वीडियो अगर आपको 60 पॉइंट्स दे दे, सिर्फ एक वीडियो, तो पूरी की पूरी हैपनिंग्स कवर हो जाएगी इस महीने में हुई, और मैं आपको बता दूं कुछ छूटेगा तो नहीं। इसीलिए ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन सही आंसर करना चाहते हो, मुझे पता है। दूसरा क्वेश्चन है न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई विनीत जोशी। दोबारा सुनिए, पिक्चर से पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपने इनको देखा नहीं है, मुझे पता होता है आपने किनको देखा और किनको नहीं। अब तीसरे वाले ये जो मनोज तिवारी हैं, आपने इनको बहुत देखा है, इसलिए आप इनको जानते हैं, बट ऊपर वाले दो को आप नहीं जानते हैं। तो माधवी पुरी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन, दूसरे विनीत जोशी सीबीएसई के नए चेयरमैन, थर्ड है मनोज तिवारी। अब आपको लगेगा कि इनको भी कुछ मिला होगा, तो इन्हें दरअसल बिहार के खादी का, मतलब बिहार के खादी का एम्बेसडर, पढ़िए, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। तो ध्यान से, तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। एक पेज पर लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शंस में, तो नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर जो हैं, ये जर्मनी के प्रेसिडेंट दोबारा से बन गए हैं। ये भी रीअपॉइंटेड हैं, ये भी री इलेक्टेड है, ये भी रीअपॉइंटेड हैं। तो ये रीअपॉइंटेड और री इलेक्टेड वाले भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी जैसा देश है, इंपॉर्टेंट है ना। तो जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर का नाम हमने बहुत बार सुना है, फोटो देखते रहिए। इससे क्या होता है, कई बार आप जब इनको बार बार न्यूज में, कॉन्वर्सेशन में सुनते रहते हो तो ये नाम याद हो जाते हैं। शक्ल देखने से भी रिलेट कर पाते हो ना, कि अगली बार फोटो देखोगे, पता नहीं आपको फोटो कैसी लग रही है, लेकिन ट्राई करिए, जैसी भी लग रही है याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राकेश शर्मा रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाती थी। जब आप एग्जाम दे के आते हो, जब आप मेरे से क्वेश्चंस शेयर करते हो, जब मेरे को फीडबैक देते हो, और जब मैं खुद से एग्जाम्स देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। तो आपका फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बाद, जो देते रहिए। मैंने कहा एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा दोबारा से बन गए हैं आईडीबीआई बैंक के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी अशोक कुमार, ये एक्चुअल में वाइस एडमिरल रिटायर्ड
जी अशोक कुमार एक ऐसी पोजीशन पहली बार लेने वाले हैं एक्चुअल में, जो पहली ही है, मतलब इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब हम सी की बात करने लगे, समुद्र की बात करने लगे, तो इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इन्हें बनाया गया है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहला इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो इसका मतलब रैंक नया है ना, डेजिग्नेशन नया है ना, जो नया आया और पहला जिन्हें बनाया गया, हर बार पहला हमेशा ही पूछा जाता है, आप लोग जानते हो, तो पहला है, इसीलिए और सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी सी बात करते हैं। हर बार जो ऊपर लिखा है, जैसे पहले वाला अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन था, यहां पर हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अभी तक समझ पाए हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगी, आप एसएससी का पेपर दे आओ, आप बैंक का, सीडीएस का, आप कोई भी एग्जाम दे के आना, आप DSSB का पेपर दे लो, केंद्रीय विद्यालय का पेपर दे लो, सब में जहां पर भी करंट अफेयर्स का सेक्शन है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो प्लीज ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अपने तरफ से जाने नहीं देती हूं। तो इंडियन इकोनॉमी है आपके सामने, कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। लाइक का बटन मुझे लग रहा है अभी तक आप दबा चुके हो, नहीं दबाया तो प्लीज दबा दो। इंडियन इकोनॉमी की हालत, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कंट्री का। आपको बताऊं, गवर्नमेंट की तरफ से, NSO की तरफ से मतलब डेटा आता है। हम कह रहे थे कि जो थर्ड क्वार्टर था, मतलब अक्टूबर से दिसंबर वाला, ये रहा, देखिए हम इसी चलते हुए फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क्वार्टर 3 21-22 का, अक्टूबर दिसंबर का 5.4%, ये सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे ना, दिसंबर तो चला गया, अभी एस्टिमेट कहां से आ रहा है। देखिए, वो कॉन्क्रीट डेटा, वो कंफर्म्ड डेटा नहीं देते हैं, उसके लिए बहुत समय लगता है। जो दिया जाता है खत्म होने के बाद भी क्वार्टर, वो सिर्फ एस्टिमेट ही होता है। तो ये सेकेंड एस्टिमेट, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट इन्होंने जो दिया है वो 5.4% का है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो चल रहा है, उसका भी एस्टिमेट इन्होंने दिया है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग जीडीपी पूरे साल की हम 8.9% निकाल के लेके आ जाएंगे आपके सामने। जब हम आगे बढ़े, हाईएस्ट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इन टर्म्स को जानते हो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है पूरे के पूरे कंट्री का, पूरे के पूरे नेशन का, पूरे के पूरे देश का, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इकोनॉमिक आउटपुट एनुअल मेजर होता है, इकोनॉमिक आउटपुट पूरे देश का, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का, लेकिन इसमें स्टेट वर्ड ऐड करने से तो ये स्टेट की बात स्टेट का होने लग गया ना। तो ये एनएसडीपी जो है, जो स्टेट का है, इसमें हाईएस्ट पर कैपिटा, सब स्टेट का एनएसडीपी हुआ ना, तो सब स्टेट में सबसे ज्यादा किसका? तेलंगाना का। ये बात यहां लिखी है कि हाईएस्ट पर कैपिटा एनएसडीपी तेलंगाना। जब नेक्स्ट चले तो इंडिया ने रिन्यू किया है $75 बिलियन। अमाउंट देखिए, मिलियन नहीं है, बिलियन है, तो कितना बड़ा है, कंट्री लेवल पे हो रहा है ना। करेंसी स्वैप कर रहे हैं, करेंसी क्या कर रहे हैं? स्वैप कर रहे हैं। तो इंडिया ने रिन्यू किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट विद जापान। इंडिया और जापान इंपॉर्टेंट है। $75 बिलियन का करेंसी स्वैप यहां पे हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। दो देश जिनके बीच में ये हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। प्लीज याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, क्वेश्चन ही यही पूछा जाएगा। यहां पर जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको बात क्रिएट करने के लिए जरूरी थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनेगा वो इंडिया और जापान से ही बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिए। इकोनॉमी की ही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। इंपॉर्टेंट डेज पे आ गए हैं। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे इंपॉर्टेंट डे जो मार्च में बनता है मेरे हिसाब से, वो मैंने यहां लिख दिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। आप डे याद कर लेते हो, थीम कई बार भूल जाते हो, लेकिन थीम इंपॉर्टेंट होती है तभी मैं लिखती हूं।
बच्चे अपना काम बढ़ाने के लिए मुझे बोलते रहते हैं आप थीम भी हर बार बढ़ाओ। कई बार मुझे थीम नहीं इंपॉर्टेंट लगती, मैं नहीं बढ़ाती, तो शायद मैं आपका काम कम कर रही होती हूँ और आपको जबरदस्ती ज्यादा करना होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। तो जो थीम है वो है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मुश्किल है थीम, तो मुश्किल होती है, सब में याद करना और मुश्किल होगा आपके लिए, इसीलिए 2-3 बार पढ़ूंगी, शायद याद हो जाए। रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या रेस्टोर करना है? इकोसिस्टम को रेस्टोर करना है। रिकवर क्या करवा रहे हैं? की स्पीशीज को रेस्टोर कराएंगे तो इकोसिस्टम भी रेस्टोर हो जाएगा। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। थीम को तोड़ के इसलिए पढ़ा रही थी कि शायद आप याद कर लो। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। थीम इसका भी अच्छा लग रहा है, रिमूव लॉज दैट हार्म। कैसे लॉज हटा रहे हो आप? जो हार्म करते हैं। क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ये थीम है एक्चुअल में, बट अच्छा थीम है, इसीलिए आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है और याद भी जल्दी हो जाएगा। कौन से लॉज हटाएंगे? जो हार्म करेंगे। कौन से लॉज बनाएंगे? जो एम्पावर करेंगे। जबरदस्ती ऐसा बोल रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट डेज पे चलते हुए अगला इंपॉर्टेंट डे आया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वी ऑल नो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फिर से थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी। वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और क्या? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। 1 मार्च को, 3 मार्च को, 8 मार्च को, 4 मार्च को सीक्वेंस में लिख के याद कर लो, बट याद कर लो। वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च था। डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन डे जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो 1 मार्च था। फिर 8 मार्च को वुमेन्स डे था और 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। क्योंकि ये सेफ्टी डे है इसलिए इसकी थीम में डेवलप सेफ्टी कल्चर आ रहा है। ऐसे याद कर लो, शायद याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हेडिंग क्या है। अब है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया का फॉरेन नेशंस के साथ रिलेशन, क्या किस तरह का एग्रीमेंट साइन किया है वो पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप जानते हो। हर तरह के हेडिंग के अंडर से क्वेश्चन लाने की कोशिश करती हूं मैं। ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते हो, टाइम बहुत लगता है। लाइक आप जरूर कर दोगे, मुझे पक्की उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किस पर हाल फिलहाल MOU साइन किया, तो टूरिज्म पे। और यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने टूरिज्म पे किस कंट्री के साथ MOU साइन किया, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। दोबारा बोलती हूं, इंडिया ने टूरिज्म पर ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया, पहला क्वेश्चन इस पेज का। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया ने साइन किया सेपा विद UAE। सेपा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सेपा है तो कॉम्प्रिहेंसिव है, इकोनॉमिक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। इंडिया ने सेपा साइन किया UAE के साथ। UAE के बारे में ही आगे बात करते हुए क्वेश्चन पहला अपनी तरह का, इसीलिए और इंपॉर्टेंट, पहली बार। अच्छा, IITs हम सुनते हैं ना, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, सब सुनते हैं। तो IIT हम इंडिया में ही सुनते आ रहे हैं। पहली बार इंडिया से बाहर हमने IIT सेटअप किया है, वो जगह है UAE, तो इसीलिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा। तो पहला IIT अब्रॉड में आने वाला है वो है UAE में। जब आप आगे बढ़े तो मैंने जब इनका नाम पढ़ाया कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, आपने ये नाम सुन के सोचा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि UAE के ही बात हो रही है। क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, मतलब UAE की तो बात हो रही है ना। तो जब किसी नेशन की बात हो रही हो तो उनके जो हेड्स होते हैं
चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे चांसलर है, चाहे क्राउन प्रिंस है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नाम है इनका, आपको हर हाल में रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएई के साथ रिलेशन और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन किस तरह का क्या किया है देखिए। अब जो बच्चे सिर्फ बैंकिंग का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम देते हैं, एलआईसी का पेपर भी आप देते हो, आप बैंक का पेपर भी देते हो, तो बैंक के पेपर्स में बैंकिंग न्यूज ज्यादा पूछी जाती हैं, आप जानते हो। तो बाकी जो बच्चे हैं वो 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बीच में स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि मैं ऐसा बता देती हूँ क्लियरली। लेकिन अगर आप बैंकिंग लिख रहे हो एग्जाम, पक्का इनमें से क्वेश्चन हर हाल में आएगा। पहला क्वेश्चन है एफडीआई अप्रूव्ड इन एलआईसी अंडर ऑटोमेटिक रूट 20%। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी में पैसा लगाया जा रहा है, ऑटोमेटिक रूट से लगाया जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक रूट अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो हम कह रहे हैं कि एलआईसी में एफडीआई, एलआईसी में एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट कितना परसेंट उसको अप्रूवल मिला है, अलाउ किया गया है, तो वो है 20%। सीधा सी बात है, हमने क्या कहा, एफडीआई एलआईसी में अप्रूवल दिया गया 20% का ऑटोमेटिक रूट से, आ सकता है इतना परसेंट पैसा और लगा सकते हैं, ये बात हो रही है। ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2022 रुपए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप, जब आप वीवो देखते थे और बड़े खुश होते थे और ओप्पो देखते थे और बड़े खुश होते थे, तो मैं आपको बता दूं टाटा को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी ना आईपीएल की। तो टाटा आईपीएल अभी आप लिखा हुआ देखते हो। मैं ये कह रही हूं कि टाटा आईपीएल जो है उसके साथ ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल रुपए, ये मैंने यहां लगाया है, देखिए, इससे शायद आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। इसीलिए पिक्चर्स हैं, क्योंकि कुछ जगह पे आपको ये चीजें याद करने में मदद करेंगी, रादर बहुत जगह पे, तो उन्हें साथ साथ देखते रहिए। एनबीएफसी टू कंप्लाई विद, कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो करना, उस चीज के साथ रहना, मतलब जो कहा जा रहा है वैसा करेंगे तो कंप्लाई विद हो जाएगा। तो एनबीएफसीज होती हैं टू कंप्लाई विद, ये कुछ फॉलो करने वाली हैं, एनपीए नॉर्म्स हैं, नए एनपीए नॉर्म्स हैं। कब से करेंगी? 30 सितंबर 2022 से करेंगी। अच्छा, 30 सितंबर 2022 से नए एनपीए नॉर्म्स आ जाएंगे। एनपीए नॉर्म्स जो आएंगे उनको एनबीएफसीज फॉलो करेंगी 30 सितंबर 2022 से। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है किस तरह की बात चल रही है, क्या कहना चाह रहे हो आप, ये तो आपने सीधा पढ़ के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आने लायक भी लग रहा है, वो बात आने लायक भी लग रही है, तो इसीलिए सुनिए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनबीएफसीज हैं, लोन दे रही हैं, सपोज लोन दे रही हैं, तो कुछ लोग उन लोन्स को वापस नहीं कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं या पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब वो एनबीएफसीज के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो एसेट रहे ही नहीं अब एनबीएफसीज के लिए। तो मैं ये कह रही हूं कि वो ये कह रहे हैं कि एनबीएफसी टू कंप्लाई विद न्यू एनपीए नॉर्म्स 30 सितंबर 2022 से बहुत सारे नॉर्म्स में चेंजेस होंगे। एक नॉर्म ऐसा जो अभी मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि अगर आपका लोन, जो आपने सपोज करिए कि आप बोरोअर हैं और मैं एनबीएफसी हूं, आप बोरोअर हैं और मैं एनबीएफसी हूं, तो बोरोअर एनबीएफसी को लोन वापस पहले नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बाद में करना सपोज स्टार्ट कर दिया, तो आपका लोन एनबीएफसी के लिए एनपीए था, लेकिन आपने वापस करना शुरू कर दिया, तो अब आप चाहते हो कि वो स्टैंडर्ड एसेट बन जाए उस एनबीएफसी के लिए। लेकिन वो स्टैंडर्ड एसेट तब बनेगा आपका लोन जब आप पे कर रहे हो, प्रिंसिपल कर रहे हो, इंटरेस्ट कर रहे हो, वो नहीं। मैं कह रही हूं आपने अगर पीछे के सारे एरियर्स क्लियर कर दिए हैं अपने लोन के, तो आपका एनपीए वाला लोन स्टैंडर्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा उस एनबीएफसी के लिए। तो याद रखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एसेट भी वो ऐसे तरह के नॉर्म्स की बात हो रही थी जो फॉलो करेंगे एनबीएफसी 30 सितंबर 2022 से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक की ही न्यूज में फर्स्ट नेशन टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म नेपाल।
यूपीआई से आप भी पेमेंट करते हो, हम भी करते हैं, सब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, लेकिन यूपीआई में हम इंडिया में पेमेंट करते हैं ना। तो कोई पहला ऐसा नेशन जो हमारे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लगा रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, तो हमने कहा ये ऐसी पहली कंट्री बन गई जो हमारे यूपीआई को वहां डिप्लॉय कर रही है, वो है नेपाल। इसके लिए हमारी एक बड़ी बॉडी यूपीआई वाली और उनकी किसी बड़ी फाइनेंशियल बॉडी में कोई अग्रीमेंट होगा ना, तो वो अग्रीमेंट पढ़ लीजिए किसके बीच में हुआ है, क्योंकि ये नाम पूछा जा सकता है कि हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ नेपाल के गेटवे पेमेंट सर्विस के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, टाई अप हुआ है, जिससे ये यूपीआई वहां पे डिप्लॉय किया जा पाया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हमारा नेपाल में पहला नेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ईडलवाइस पार्टनर्ड विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड। कर क्या रहे हैं, देखिए पहले तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस किसी चीज के लिए इकट्ठे आई। नाम क्या है उनका, ईडलवाइस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। देखिए मैं अपनी तरफ से बहुत इजी भाषा बोलने की कोशिश करती हूं ताकि आपको समझ में आए। आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा समझाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ट्राई मैं जरूर कर रही हूं आसान से आसान भाषा में। अगर आपको ना समझ आए तो आप दोबारा उस बात को सुन सकते हो वीडियो के अंदर, ये एडवांटेज आपके पास हमेशा होता है। तो ईडलवाइस है एक, और मैंने क्या कहा दूसरा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो ये दोनों साथ आए, कर क्या रहे हैं, लोन दे रहे हैं, को लेंडिंग कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं एमएसएमईज को। किसको लोन दे रहे हैं, एमएसएमईज को दे रहे हैं लोन। अब ये लोन में नया क्या है, एमएसएमई को जब ये लोन देने लगे तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं एमएसएमईज को। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं ये, इन्हें लोन देना है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे देंगे, कह रहे हैं ईडलवाइस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। को लेंडिंग की बात यहां पे चल रही थी। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जरा नाम पढ़िए। इंदौर और एमपी का हाइड्रोजन वाला क्या, गेल हम कह रहे हैं जो लगाएगा, कोई पीएसयू, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जो लगा रही होती है, जिस प्लांट को, जिस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही होती है, वो भी तो इंपॉर्टेंट बन जाती है ना। तो गेल है यहां पे, ठीक है, समझ लीजिए। अब कह रहे हैं गेल लॉन्च कर रहा है क्या, इंडिया का पहला प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसीलिए और इंपॉर्टेंट। पहला प्रोजेक्ट मिक्स करना है हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस, हाइड्रोजन नेचुरल गैस मिक्स करना है अंडर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। कहां पर कर रहे हैं, कहां पर इसके लिए कुछ प्लांट लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट कहां ला रहे हैं, तो इंदौर एमपी में गेल ला रहा है, इंदौर एमपी में गेल ला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंडिया का पहला जियो पार्क, यूनेस्को की कोई साइट जहां पर हम कह रहे हैं कोई जियोलॉजिकल कोई जगह, कोई चीज जिसको हमने जियोलॉजिकली प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक को उसके लिए अवेयर कराना है, जियो पार्क बनाया। तो क्या किया है जरा पढ़िए। पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा लामहेटा विलेज में। लामहेटा विलेज नर्मदा नदी के किनारे है। तो नर्मदा नदी मेजरली एमपी में बहती है, आप जगह वैसे ही बता देते हैं। मैंने ज्यादा प्रिसाइज बताने के लिए जबलपुर एमपी लिख दिया है, क्योंकि सब जगह पे इतना क्लियर लिखा आ रहा है। तो लामहेटा विलेज, जबलपुर एमपी, नर्मदा रिवर, और मैंने क्या कहा, किस चीज के बारे में बात हो रही है मेजरली, वो है जियो पार्क। भारत का पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है लामहेटा विलेज, नर्मदा रिवर के तट पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। देखिए केबल स्टेड रेलवे ब्रिज में चीजें अलग हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप ये देखिए कि पहला है, इसीलिए हर बार बोलती हूं और इंपॉर्टेंट है। तो केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, अंजीखाड़ ब्रिज है, अंजीखाड़ ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर में, तो अंजी रिवर पर है, अंजी रिवर पर है। अच्छा, ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ब्रिज बनाया जा रहा है तो नीचे हॉलो है, नीचे रिवर है, जो भी जिसके ऊपर भी है, कैनियन है, कुछ भी है मतलब, तो उसके ऊपर अगर कोई ब्रिज बनाया जा रहा है तो वो ब्रिज किसके ऊपर बनाया जाएगा, वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंजी रिवर के ऊपर अंजीखाड़ ब्रिज जम्मू कश्मीर में हम कह रहे हैं
पहला, भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज बनाया जा रहा है, आप देख रहे हो। एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, अब ये गोवर्धन प्लांट है, तो गोवर्धन प्लांट है, ये क्वेश्चन आने वाला पक्का है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा हो गया। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन प्लांट, ये इंदौर एमपी में लगाया, लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देख लीजिए। इंडिया का फर्स्ट वाटर टैक्सी लॉन्च्ड इन मुंबई, तो काफी एडवांस सी, काफी अच्छी सी चीज, पिक्चर देखिए, खुश होइए। किस किस जगह को टैक्सी जोड़ रही है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ती हुई, कनेक्ट करती हुई ये वाटर टैक्सी, इंडिया की पहली मुंबई में, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली है। अब फिर पीएसयू आ गया एक और, भेल। तो अब यहां पे भेल क्या कर रहा है, सेट्स अप इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट एट बीना एमपी। फोटो आप देख रहे हो, सोलर पावर आप खुद बना लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, भेल ने एक प्लांट लगाया, बीना एमपी में लगाया। प्लांट किसके लिए है, तो रेलवेज के लिए है। और अगर किस तरह का प्लांट लगाया है, तो पहला सोलर पावर प्लांट लगाया है। याद रखिए, एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से भी पूछ लिया जाए, आपको आंसर करना आना चाहिए। बीना एमपी भी याद होना चाहिए, लगा रहा है भेल, नाम भी याद होना चाहिए, किसके लिए लगा रहा है, इंडियन रेलवेज के लिए, वो भी याद होना चाहिए, और किस तरह का प्लांट है, तो सोलर पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस न्यूज। हेडिंग देखिए, डिफेंस न्यूज में अब कोई एक्सरसाइज इंडिया ने किसी कंट्री के साथ करी, इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट वहीं से करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 वाला नाम पूछ लिया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि किस तरह की एक्सरसाइज है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 वाली, इंडिया और जापान के बीच में तीसरा क्वेश्चन। चौथे तरह का क्वेश्चन कहां हुई, बेलगावी कर्नाटका में। तो रिपीट करती हूं मैं, एक सेंटेंस पूरे पैसेज पढ़ने के बाद ही बनता है, और इस सेंटेंस के अंदर सब आ जाएगा, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड लगभग सब। बेलगावी कर्नाटका उसका वेन्यू, किसका, धर्म गार्डियन का। किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। किस तरह की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो याद रखिए सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेवी 11वां मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलन करते हुए 2022। अब आप कहोगे कि नेशंस का नाम तो यहां लिखा नहीं, और बार बार तो नेशन का नाम आप इंपॉर्टेंट बोल रही थी। नेशंस है 40, नाम याद रख नहीं पाओगे आप, तो इसलिए मत याद रखो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलन एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल है, यूनिलैटरल, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, समझिए ना। यूनि में 1 है तो यूनिलैटरल में 1, बायलैटरल 2, मल्टीलैटरल काफी सारे कंट्रीज आ गए ना। तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, 11वें नंबर की है, मिलन है, वेन्यू इसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका थीम था, यहां पर सीखने वाली चीज है थीम। अगर आप इसको भी देखो, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है, जबकि इटलिक्स में थोड़े अजीब से फॉन्ट में लिखा है, लेकिन आपको दिख जाएगा यही थीम यहां भी लिखा है, कैमराडरी फ्रेंडशिप होता है। कोहेजन की बात करें तो कोहेजन होता है जुड़े होना, या यूनिटी, सॉलिडारिटी, यूनिटी। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए ना, देश अगर किसी तरह की एक्सरसाइज इकट्ठे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दोस्ताना बढ़ा रहे हैं। तो कैमराडरी, कोहेजन, यूनिटी और कोलैबोरेशन, ये था थीम। अच्छा, और आपको 2 शब्द भी याद करा देगा, प्लीज याद करिए। स्पेलिंग्स भी देखिए, आपको वैसे ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस न्यूज में 6th एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। एक्सरसाइज का नाम, एक्सरसाइज का नंबर, एक्सरसाइज की कंट्रीज और वेन्यू हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया और ओमान, अब आप कहोगे आप मिलिट्री तो बता नहीं रहे, यहां पे नेवल एक्सरसाइज तो बता नहीं रहे, मैं बता रही हूं, आप धीरे धीरे देखिए। इंडिया और ओमान के एयर फोर्सेस लिखा है यहां पे, तो ये किस तरह की एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज। इंडिया और ओमान के एयर फोर्सेस के बीच में जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज जो हुई वो 6ठे नंबर की थी, और वो थी ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर का श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स, 9th नंबर का श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज वेन्यू इसका था विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल। अगर आपको इतने से सेंटेंस में कुछ समझ नहीं आया तो मैं बताऊं, ऊपर वाली सारी चीजें नीचे थी, इस सिर्फ स्लिनेक्स में ही थी। श्रीलंका और इंडिया के बीच में नेशंस का नाम आ गया। किस तरह की एक्सरसाइज? नेवल नेवी एक्सरसाइज। कितनवे नंबर की? 9वें नंबर की। कहां पर कंडक्ट कराई गई? तो विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में। सी फेस चाहिए ना, क्योंकि नेवी है ना, नेवल एक्सरसाइज है, तो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो की है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3। इंट्रोड्यूस कराया गया, इंडक्ट कराया गया कहां पर? INS उत्कृष्ट पर। INS उत्कृष्ट पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 लॉन्च कराया गया। याद रखना है आपको, हर हाल में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही है इन सवालों की। अब अराउंड द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट न्यूज बाहर से, जिसमें इंडिया आपको इन्वॉल्व दिखेगा ही दिखेगा, तभी तो वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंटशिप करनी है, मतलब प्रेसिडेंसी करनी है। तो जो प्रेसिडेंसी इंडिया करेगा वो किस पीरियड से किस पीरियड तक करेगा, और करंट में कौन प्रेसिडेंसी लेके बैठा है वो पता होना जरूरी होता है। तो करंट प्रेसिडेंसी जो है वो इंडोनेशिया के पास है, यहां से देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन G20 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हो। तो G20 है, करंट प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है। इंडिया कब से कब तक प्रेसिडेंसी करेगा? इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी का पीरियड है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। साल, एक साल, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM वर्चुअली एड्रेसेस। पहले PM प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, उन्होंने वर्चुअली किसी चीज को एड्रेस किया है, लेकिन एड्रेस किया है दूसरे देश की थी, वहां ऑर्गेनाइज कराई गई थी, इन्होंने एड्रेस किया है। तो क्वेश्चन आपके लिए आने लायक है, प्रधानमंत्री वर्चुअली एड्रेसेस हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशियन समिट। वन ओशियन समिट ब्रेस्ट फ्रांस में हुआ, कंडक्ट कराया था फ्रांस, UN और वर्ल्ड बैंक ने मिलके इसे ऑर्गेनाइज कराया था। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे थी, तो आप समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस है, UN है, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक ने मिल करके फ्रांस में, ब्रेस्ट फ्रांस में इसे अरेंज कराया था वन ओशन, हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट, जिसे PM वर्चुअली एड्रेस करते हुए नजर आ रहे थे। तो याद रखिए, सारी चीजें रिलेटेड और इंपॉर्टेंट। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज देख लेते हैं एक बार। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पहले तो देखिए 35वें नंबर का टू हैव वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब 35वां स्टेट, 35वें नंबर का स्टेट न्यूज है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज है। तो वन नेशन वन राशन में, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो चल रहा है, उसके अंदर आप ये देखिए कि पहले अगर आप 34 स्टेट्स जो हैं ऐड कर चुके हो, 34 स्टेट्स और 34 यूनियन टेरिटरीज आप ऐड कर चुके हो, तो 35वां आप याद करोगे, पीछे के 34 तो शायद नहीं याद करोगे, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है और ऊपर से 34 आएंगे भी नहीं। तो लास्ट जो ऐड हुआ होता है आपके एग्जाम से पहले, वो छत्तीसगढ़ है, ये आपको याद करना है। 35वें नंबर का वन नेशन वन राशन कार्ड में एडिशन जिसका हुआ है वो है छत्तीसगढ़, एक चीज ये याद रखिए। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज जो हैं कवर्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड 96.8%। मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन मैं ट्राई करती हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा। जरा सुनिए, दो बातें चल रही हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत के अंतर्गत आने वाली नई स्टेट छत्तीसगढ़ बन गई है, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही थी, तो हमने थोड़ी सी और बात और ऐड कर ली जो इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज मान लिया, लगभग हमने मान लिया 100 हैं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज क्या हैं? 100 हैं। हम कह रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 96.8% बेनिफिशियरीज जो इसके हैं उतने को ही फायदा मिलेगा, तो इनके हिसाब से इतने सारे को फायदा मिलेगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में
एक्ट बेनिफिशियरीज कवर्ड जो होंगी अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड कितने परसेंट होंगी? 100 में से 96.8%। न्यू रामसर साइट्स इंडिया में अब टोटल रामसर साइट्स 49 हो गई हैं, बढ़ती रहती हैं। रामसर साइट्स इंटरनेशनल लेवल के वेटलैंड्स होते हैं। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो वेटलैंड्स है आपको उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिलीव मी, 49 अब हो गए हैं, बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्लीज याद रखिए, मैंने बहुत टाइम लगाया है, आप याद करो हर हाल में, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखना है तो जो मैं पढ़ा रही हूं आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्लीज नोट्स बनाइए। न्यू रामसर साइट्स 49 हो गई हैं। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सैंचुरी गुजरात में है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सैंचुरी गुजरात में है, इसे रामसर साइट बनाया गया है अब। और लास्ट की दो जो अब ऐड हुई हैं वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, चाहे वो खिजड़िया हो या बखीरा हो, प्लीज याद रखिए। अब टोटल 49 हो गई हैं। क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आएगा तो आप इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान के समझोगे कि अब ज्योग्राफी में आना चाहिए था, लेकिन प्लीज समझिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मैं ज्यादा मानूंगी। क्योंकि करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में जो लास्ट की दो ऐड हुई हैं वो पूछी जाएंगी, बाकी सारी आप अगर याद करने जा रहे हो 47 तो वो शायद एग्जाम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश, नाउ 26। कितनी बड़ी चीज है, पहले आप खुद रियलाइज करो इस बात को कि अगर कोई स्टेट है वो स्टेट अपने नए डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर बना रही है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में अगर ऐड कर रही है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बढ़ जाती है उस चीज से, अब 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए उसकी वजह से, 13 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए। किस स्टेट ने किए क्वेश्चन पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, या आपसे वो ये पूछ ले कि अब आंध्र प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपको आंसर आता होगा अगर आपने वीडियो एंड तक देखा होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आप अच्छे बच्चे हो, एग्जाम पास करना चाहते हो, प्लीज ध्यान से सारे नोट्स बनाओ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं आप खुद समझदार हो कि कोई भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। बार बार इंपॉर्टेंट बोलने से शायद बच्चों को याद करने का और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं हर टीचर की तरह लगातार इंपॉर्टेंट बोलती जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलामुथा रिवर है ये, इसके रेजुविनेशन का काम चल रहा है, रिवाइव करने का काम चल रहा है। किसी नदी की हालत थोड़ी खराब हो या ज्यादा खराब हो तो उसे रिवाइव किया जाता है, रेजुविनेट किया जाता है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी वहां पे लाया जा रहा है, पुणे में लाया जा रहा है। ये दोनों बातें जो है हम कर रहे हैं पुणे की। मुलामुथा रिवर जो है हम कह रहे हैं रिवाइवल, रेजुविनेशन का काम, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाने का काम पुणे में हो रहा है। अब अगर मेट्रो रेल लाई जा रही है तो उस पर कुछ खर्चा किया जाएगा, तो पुणे मेट्रो आउटले जो है, जो आउटले है मतलब जो खर्चा होगा वो 11,400 करोड़ का होगा इस मेट्रो रेल के ऊपर खर्चा। ये अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है। इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स JNK, अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स में कोई स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी है सपोज, उसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स है, अब उनको एक इंडेक्स में टॉप पे आने के लिए अपने आप से कंपीट करना पड़ेगा। वो कंपटीशन वाली फील आएगी, हर चीज अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। JNK ने पहला ऐसा काम किया कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाल दिया ताकि आपस में इंडेक्स में परफॉर्मेंस दिखाए। ऑब्वियसली बात है, ऐसी चीज से स्टेट या यूनियन टेरिटरी अच्छा बन के दिखा पाती है, बेटर हो पाती है जब उसके डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे होंगे। तो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स JNK। अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, मैं हर बार इन्हें लास्ट के अंदर डाल देती हूं, तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन में गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट तो होती हैं और हर बार आती हैं। और मजे की बात ये आपको बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में नंबर दिलाएंगी। तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, खर्चा इसके ऊपर हम कह रहे हैं, पहले पढ़िए, आउटले फॉर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू एडल्ट एजुकेशन स्कीम फॉर 22-27, 1037.90 करोड़। पढ़ के शायद ऐसा लगा कि मैंने पहले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बोला, फिर मैंने उसको एडल्ट एजुकेशन स्कीम बोल दिया। एक्चुअल में मैं एक ही बात कर रही हूं, उसको मैंने आसान बनाने के लिए, आपको वहां मीनिंग भी बताने के लिए लिख दिया कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसमें हम न्यू एडल्ट एजुकेशन स्कीम ही तो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका ड्यूरेशन भी इनडायरेक्टली मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 22 से 27 तक।
फिर मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो 1037.90 करोड़ 90 करोड़ का बनाया है। ये खर्चा होगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम पर। गवर्नमेंट की स्कीम है, आती है, इंपॉर्टेंट है, आप खुद जानते हो। एडल्ट एजुकेशन को नाम बदल के एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। ये याद रखेंगे तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन पक्का वाला आंसर कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन इतने क्लोज डालते हैं कि आप एजुकेशन फॉर ऑल को कुछ और भी बना सकते हो। तो अडल्ट एजुकेशन रीनेम्ड एजुकेशन फॉर ऑल। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, नाम पढ़ के आप समझ रहे हो, उच्चतर, हायर, तो हम कह रहे हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। 31 मार्च 2026 तक चलाएगी सरकार इसको। ये इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू फंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। कोई अगर स्कीम है गवर्नमेंट की तो उसका पर्पस भी तो पूछा जा सकता है ना। जैसे ऊपर वाले में एडल्ट एजुकेशन की बात चल रही थी, तो नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, बात तो एजुकेशन की कर ही रहे हैं। तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उनको फंड किया करेगी। वो सेंट्रल स्कीम्स हैं, इसीलिए सेंट्रल स्कीम के तहत स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टेट कॉलेजेस को फंडिंग दी जाएगी। कौन सी स्कीम की बात हो रही थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, जो कब तक, 31 मार्च 2026 तक चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होने लगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, हम जानते हैं। सैटेलाइट जब लॉन्च किए जाते हैं तो उसके लिए एक लॉन्च व्हीकल भी चाहिए होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान से सुनिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 से कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए। तो पहले EOS 04, जिसको पढ़ के आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है ये, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 से छोड़ी गई, श्रीहरिकोटा से। अब अगर इसकी बात करें, INST-2TD और इंस्पायर सैटेलाइट 1, आप देखिए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको इनसिग्निफिकेंट लगा। तो मैंने तो ये ट्राई पूरा किया कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना जाए, तो मैं उम्मीद कर रही हूं अब तक आप सारे क्वेश्चन याद कर रहे हो और लिख रहे हो। तो इंस्पायर सैट 1, इनसैट 2TD या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 PSLV C-52 से श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। अब चंद्रयान 3 की बात करिए, चंद्रयान 3 की बात करिए। चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च इन अगस्त 2022। कुछ बड़ी चीज जब होती है या होने वाली होती है, अगर वो न्यूज में आ जाए तो आपको याद होनी चाहिए। छोड़ी तो अगस्त 22 में जाएगी, लेकिन चंद्रयान कितना बड़ा है हम सब जानते हैं। तो चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च इन अगस्त 2022। परम प्रवेग इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसे IISc में इंस्टॉल किया गया है। IISc कितना रिप्यूटेड है हम सब जानते हैं। इंटरनेशनली भी अगर रैंक्स ला रहे हो IIT कभी, तो IISc भी रैंक में रहता है। तो IISc बेंगलुरु वाला यहां पर इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, और उसका नाम है परम प्रवेग। नाम आ सकता है, प्लीज याद रखिए जगह के साथ। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज में, जापान लिफ्ट विमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 बाय बीटिंग साउथ कोरिया। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज हेडिंग है, स्पोर्ट्स के बारे में होने वाली सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो सबसे ऊपर डाल दी गई, कि जापान ने साउथ कोरिया को हराया, हॉकी में हराया। आपका मन पक्का होगा कि हम कहां गए हॉकी में, तो हॉकी में हम भी हैं, आप चिंता मत करिए। जापान जीता है, साउथ कोरिया को हराया है। रनर अप का नाम एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए साउथ कोरिया मैंने जानबूझ के डाला है। किस में हराया है, तो विमेन्स एशिया कप हॉकी में हराया है। ठीक है, तो विमेन्स एशिया कप हॉकी में हराया है। और आपको ये बता दूं कि इसका वेन्यू आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर कंडक्ट कराया गया। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये मस्कट ओमान में हुआ था। अब आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया तीसरे नंबर को पाने के लिए चाइना को हराता है और ब्रॉन्ज ले लेता है। तो जापान पहला है, साउथ कोरिया दूसरा है, तीसरे नंबर पर इंडिया चाइना को हरा करके पहुंच गया और ब्रॉन्ज ले आया। ठीक है, अब आप शायद समझ गए। तो ओमान है,
ओमान है, मस्कट ओमान है, जहां पर विमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 हुआ। जापान ने साउथ कोरिया को हरा के जीत लिया। अब जरा पढ़िए ट्रिपल सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन डेब्यू बाय शकीबुल गानी। शकीबुल गानी, अब आपको अजीब बात ये लगेगी कि डेब्यू है तो आप ये देखिए कि क्रिकेट में ऐसे परफॉर्मेंसेस आपको देखने को कम मिलते हैं, ये तो कभी मिले ही नहीं। जरा देखिए क्या किया है इन्होंने। ये बिहार की तरफ से रणजी खेल रहे थे, बिहार की तरफ से रणजी खेल रहे थे, तो वहां पर शकीबुल गानी ने डेब्यू मैच में अपने ट्रिपल सेंचुरी बना दी। मिजोरम के अगेंस्ट खेल रहे थे ये बात बड़ी है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते ही ऐसे हैं कि हमें क्रिकेट से रिलेटेड सारी बातें याद भी करनी पड़ती हैं। तो शकीबुल गानी ट्रिपल सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, डेब्यू में ही बना लिया। नाम शकीबुल गानी है, बिहार से खेल रहे थे, रणजी खेल रहे थे और मिजोरम के अगेंस्ट खेल रहे थे। प्लीज याद रखिएगा हर हाल में। और अगला क्वेश्चन, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, दैट्स द हेडिंग। ये यहां पे इस हेडिंग से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022, दादा साहब फाल्के IFF अवार्ड 2022 जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर बेस्ट फिल्म शेरशाह, ठीक है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए। अब आपको लगेगा कि मैंने पुष्पा क्यों लगाया, मतलब अल्लू अर्जुन क्यों लगाया, तो बेस्ट फिल्म शेरशाह है, पहले ये याद रखिए। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, इसीलिए यहां पर ये लगाया है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनोन मूवी मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को किसके लिए, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक। याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो पुष्पा, और मैंने क्या कहा बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनोन, डायरेक्टर केन घोष भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम रैप अप कर देंगे। समझ आया तो लाइक दबा दीजिएगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।